सन 1952 की एक घनघोर काली रात, जब चांद काले बादलों में छिपा था और कोंकण के रक्तपुर गांव सन्नाटे में डूबा था। गांव के बाहर एक प्राचीन बरगद का पेड़ अपनी विशाल शाखाओं के साथ खड़ा था, मानो पाताल से निकली कोई भयावह शक्ति हो। यही करम नामक एक तांत्रिक की आत्मा काले जादू की एक भयंकर गलती के कारण ब्रह्म राक्षस में बदल गई। करम की अधूरी प्रेम कहानी और उसकी प्यासी आत्मा ने उसे एक राक्षसी शक्ति में तब्दील कर दिया। उसकी आंखें जलते कोयले से लाल थी, नाखून पंजों से नुकीले और उसकी गहरी गूंजती हंसी सुनने के रोंगटे खड़े कर देती थी। बरगद का पेड़ अब उसका अभिशप्त ठिकाना बन चुका था, जहां रात के सन्नाटे में उसकी सिसकियां और चीख हवा को चीर देती थी। गांव वालों में अफवाह थी कि बरगद की जड़ों से खून की बूंदें टपकती थी और जो भी उसकी छाया में कदम रखता वो दोबारा कभी वापस नहीं लौटता था। करम एक समय रक्तपुर का सबसे विद्वान और सम्मानित तांत्रिक था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो सावित्री के प्रति उसके प्रेम से उपजी थी। सावित्री गांव की सबसे खूबसूरत लड़की, करम की बचपन की दोस्त थी। दोनों की प्रेम कहानी तब शुरू हुई जब करम ने सावित्री को एक बार जंगल में डाकुओं से बचाया था। उस दिन सावित्री ने करम को एक लाल धागे का ताबीज दिया था, जिसमें उसने अपनी प्रेम की निशानी के तौर पर एक छोटा सा फूल बांधा था। करम उसकी ताबीज को हमेशा अपने गले में पहनता था, क्योंकि सावित्री करम से काफी बड़ी थी। सावित्री के पिता ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सावित्री का विवाह एक धनवान जमींदार से तय कर दिया। करम का दिल टूट गया। उसने सावित्री को पाने के लिए काला जादू का सहारा लिया। उसने सुना था कि एक प्राचीन तांत्रिक विद्या से वो सावित्री को हमेशा के लिए अपना बना सकता है, लेकिन इसके लिए उसे एक निर्दोष आत्मा की बलि देनी होगी। करम ने अपनी छोटी बहन चांदनी को चुना, जो उसकी सबसे करीबी थी। उस रात पूर्णिमा के चांद के नीचे करम ने बरगद के पेड़ के नीचे एक भयंकर यज्ञ शुरू कर दिया। उसने चांदनी को पेड़ से बांध दिया, लेकिन जैसे ही उसने तलवार उठाई, सावित्री वहां पहुंच गई। उसने करम को रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्से और जुनून में अंधे करम ने गलती से सावित्री पर ही वार कर दिया। सावित्री का खून बरगद की जड़ों में समा गया और उसकी मृत्यु ने करम के यज्ञ को भ्रष्ट कर दिया। एक भयानक विस्फोट हुआ और करम की आत्मा उसी पेड़ में कैद हो गई, एक ब्रह्म राक्षस बनकर। और तब से वो हर अविवाहित पुरुष और स्त्री में सावित्री की छवि खोजता रहा। अपने अधूरे प्रेम को पूरा करने की प्यास में वो रात के अंधेरे में अविवाहित पुरुषों के सपनों में साए के जैसा घुसता, उनकी आत्मा को अपनी पकड़ में लेता। उसका पहला शिकार था यशवंत, एक हट्टा कट्टा युवा किसान। एक रात जब वो अपने खेतों से लौट रहा था, बरगद की ओर से एक मधुर पर भयावह आवाज गूंजी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि यशवंत का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी आंखें धुंधली हो गई थी और पैर अनचाहे ही पेड़ की ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। एक जोरदार चीख के साथ सब शांत हो गया। अगली सुबह उसका शरीर बरगद की लंबी बेलों में लिपटा मिला। चेहरा सफेद, आंखें खुली और शरीर से सारा खून निचुड़ा हुआ, मानो किसी ने उसका पूरा खून ही चूस लिया हो। यशवंत की मौत के कुछ ही महीनों के बाद एक सर्द पूर्णिमा की रात गांव का एक और युवक श्याम अपने दोस्तों के साथ जंगल के रास्ते से लौट रहा था। श्याम 25 साल का एक मजबूत और हंसमुख युवक, गांव का मशहूर पहलवान था। उसकी हंसी और जोश गांव की हर महफिल को रोशनी करते थे।
उस रात वो अपने दोस्तों से हंसी मजाक कर रहा था जब अचानक हवा ठंडी हो गई। गांव में सन्नाटा छा गया और दूर से एक भयानक साए साए की आवाज सुनाई देने लगी। चलो चलो, भूत भूत कुछ नहीं होता है, ये गांव की कहानियां हैं डराने के लिए। मैं उस बरगद के पेड़ के पास जाकर देखता हूँ। अरे श्याम, पागल मत बन, उस पेड़ के पास कोई नहीं जाता। चल चल, घर चलते हैं। लेकिन श्याम की जिद ने उसे बरगद के पेड़ की ओर खींच लिया। जैसे ही वो पेड़ की छाया में पहुंचा, हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी, मानो कोई ऊपर झूल रहा हो। श्याम, तेरा खून, मुझे तेरा खून चाहिए। आजा आजा, मेरे पास आजा। मुझे डराने की कोशिश मत कर। ब्रह्म राक्षस एक ही झटके में श्याम के शरीर से एकदम सट गया। श्याम ने अपनी लाठी उठाई, लेकिन इससे पहले कि वो वार कर पाता, पेड़ की बेलें जीवित उठी और उसके पैरों को जकड़ लिया। उसकी चीखें जंगल में गूंजी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। ब्रह्म राक्षस ने अपने नुकीले पंजों से श्याम के सीने को चीर कर रख दिया और उसका खून बरगद की जड़ों में समा गया। सुबह गांव वालों ने श्याम का शरीर पेड़ की बेलों में लटका पाया। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद, आंखें खुली और शरीर से सारा खून गायब। गांव में दहशत और गहरा गई। लोग अब दिन में भी बरगद के पेड़ के पास जाने से डरने लगे। श्याम की मौत से कुछ ही साल के बाद एक पूर्णिमा की रात गांव की एक युवती लक्ष्मी अपने मंगेतर के साथ जंगल के रास्ते मंदिर से लौट रही थी। लक्ष्मी 20 साल की, गांव की सबसे सुंदर लड़की, जिसकी आवाज बहुत मधुर थी। उस रात वो अपने मंगेतर गोविंद के साथ मंदिर में पूजा करने के लिए गई। रास्ते में गोविंद ने लक्ष्मी से मजाक में कहा कि वो बरगद के पेड़ के पास गाना गाए। लक्ष्मी ने हंसते हुए मना कर दिया, लेकिन गोविंद की जिद की वजह से उसे पेड़ के पास जाना ही पड़ा। गोविंद, ये क्या पागलपन है? उस पेड़ के बारे में कितनी कहानी सुनी है। चलो घर चलते हैं। अरे लक्ष्मी, डर रही हो क्या? बस एक गाना गा दे, देख मैं तेरे साथ ही तो हूं। लक्ष्मी ने हंसते हुए एक मधुर गाना गाना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसकी आवाज हवा में गूंजी, पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। हवा में एक ठंडी सिरहन दौड़ने लगी और लक्ष्मी की आवाज अचानक रुक गई। गोविंद ने देखा कि लक्ष्मी की आंखें स्थिर हो गई थी। अचानक एक भयानक चीख गूंजी और ब्रह्म राक्षस का साया लक्ष्मी के सामने प्रकट हो गया। उसकी लाल आंखें लक्ष्मी को घूर रही थी और उसकी आवाज में सावित्री का नाम गूंज रहा था। सावित्री, तू मेरी सावित्री है, आजा, मेरे पास आजा। मैं सावित्री नहीं हूँ, छोड़ दो मुझे। गोविंद, बचाओ। गोविंद ने लक्ष्मी को बचाने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्म राक्षस ने एक झटके में गोविंद को दूर फेंक दिया। पेड़ की बेलें लक्ष्मी को जकड़ने लगी और ब्रह्म राक्षस ने एक ही झटके में अपने पंजे से उसकी गर्दन को चीर दिया। लक्ष्मी की चीखें धीमी पड़ गई, उसका खून बरगद की जड़ों में समा गया। गोविंद, जो बेहोश होकर जमीन पर गिरा था, सुबह होश में आया और लक्ष्मी का शव देखकर चीख पड़ा। उसका शरीर बरगद की बेलों में लटक रहा था, चेहरा पीला और आंखें वैसे की वैसे ही खुली हुई थी। ऐसे ही समय बीतता गया और सन 2025 में रक्तपुर का सन्नाटा पहले से कई ज्यादा भयावह हो चुका था। बरगद का पेड़ अब और भी विशाल और डरावना हो चुका था। उसकी जड़ें जमीन को चीरती हुई पाताल की गहराइयों तक जा पहुंची थी और उसकी शाखाएं आसमान को ढक देती हैं।
गांव में बिजली कम ही आती थी, रात अंधेरे और डर से भरी होती थी। तभी गांव में एक नया युवक आया, विक्रम, 22 वर्षीय, जो पुणे से अपनी मां राधा के साथ चचेरे भाई रवि के सगाई में आया था। विक्रम डरपोक था, लेकिन उसका मन रहस्य को सुलझाने की चाहत से भरा रहता था। गांव में आने के पहले ही दिन उसे डरावने सपने सताने लगे। बरगद का पेड़ जिसकी टहनियों से उसका नाम पुकारती, एक भयानक साए साए की आवाज गूंजती थी। एक रात विक्रम सोया हुआ था। डरावने सपने की वजह से वो पसीने से पूरा भीगा हुआ था। अचानक वो उठ बैठा। सगाई की रात, गांव में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। रवि की मंगेतर माया, एक खूबसूरत और नाजुक लड़की, विक्रम की बचपन की दोस्त थी। उत्सव के बीच विक्रम का मन बेचैन था। रात को वो रवि के साथ गांव की गलियों में टहलने निकलती है। जैसे ही वो बरगद के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और एक भयानक आवाज हवा में तैरने लगी। विक्रम, मेरे पास आ, मुझे तेरा खून चाहिए। आजा आजा। विक्रम, ये क्या था? जल्दी यहाँ से चल। ये वही आवाज है रवि, मेरे सपनों में हर रात यही सुनाई देती है। ये कोई भ्रम नहीं है, ये सच है। दोनों जैसे तैसे भागकर घर लौटे। विक्रम कमरे की लाइट्स ऑफ करके सोने ही वाला था कि ब्रह्म राक्षस दोबारा उसके कमरे में सहसा प्रकट हुआ। उसका शरीर धुंधला था, लेकिन चेहरा भयावह। लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी, दांत नुकीले और पंजे खून से सने। कमरे में खून की गंध फैल गई और दीवारों पर काले धब्बे उभरने लगे। मुझे सावित्री चाहिए विक्रम, उसे मेरे पास लेकर आ। ला, उसे मेरे पास लेकर आ। सावित्री कौन है? मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, तुम चाहे जो कर लो, मैं डरने वाला नहीं। अरे मूर्ख, माया मेरी सावित्री है, उसे मेरे पास लेकर आ, नहीं तो तेरे परिवार मेरे क्रोध की आग में जल जाएगा। विक्रम ने जल्दी से कमरे की लाइट्स ऑन की और ब्रह्म राक्षस गायब हो गए। उस रात विक्रम को लाइट्स ऑन करके ही सोना पड़ा। अगली सुबह उसने रवि को रात की घटना के बारे में बताया। दोनों गांव के सबसे बुजुर्ग दादी मां के पास गए, जो ब्रह्म राक्षस की कहानी जानती थी। बेटा, ये करम की आत्मा है। करीब 70 साल पहले वो सावित्री से प्यार करता था, जो मेरी बड़ी बहन थी। वो उसे पाने के लिए काले जादू के चक्कर में पड़ गया। उसने उसी बरगद के पेड़ के नीचे अपनी बहन चांदनी की बलि देना चाहा, पर गलती से सावित्री की जान चली गई। उसकी आत्मा उसी बरगद में कैद हो गई और तब से वो हर अविवाहित स्त्री में अपनी सावित्री को खोजता फिरता है। लेकिन मेरा इसमें क्या दोष? मैं क्यों? और सावित्री तो इस दुनिया में भी नहीं है। तू जवान है और अविवाहित, इसलिए उसकी नजर तुझ पर है। माया को देखकर उसमें सावित्री की छवि दिखी। अगर तूने उसे माया नहीं सौंपी तो वो पूरे गांव को तबाह कर देगा। अब विक्रम को समझ में आया कि माया, जो सावित्री की तरह दिखती थी, ब्रह्म राक्षस का नया निशाना थी। उसने धमकी दी थी कि अगर माया उसके पास नहीं आई तो वो राधा और रवि को मार डालेगा। विक्रम और रवि ने गांव के तांत्रिक बाबा कालदास को ढूंढा। बाबा का चेहरा जख्मों से भरा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ब्रह्म राक्षस को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं। उसकी शक्ति उस बरगद के पेड़ से बंधी है। उसकी हड्डियां अभी भी उन्हीं जड़ों में दफन है। उन्हें निकालकर पवित्र अग्नि में जलाना होगा और एक प्राचीन मंत्र का जाप करना होगा। लेकिन एक गलती और तुम सब उसके शिकार बन जाओगे। मैं माया को बलि नहीं चढ़ने दूंगा बाबा। कोई और रास्ता हो तो बताइए जिसमें उसे कोई नुकसान ना हो। एक रास्ता है, पर बहुत ही खतरनाक। तुम्हें ब्रह्म राक्षस को जाल में फंसाना होगा।
उसे सावित्री की आत्मा का भ्रम देना होगा। माया को पेड़ के पास ले जाना होगा, लेकिन उसे बचाने के लिए तुम्हें अपनी जान दांव पर लगानी पड़ेगी। विक्रम ने फैसला किया कि माया को बचाएगा, चाहे जो हो जाए। अगली पूर्णिमा की रात को विक्रम, रवि, माया और कालदास बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। हवा में खून की गंध थी और पेड़ की शाखाएं हिल रही थी, जैसे कोई उस पर झूल रहा हो। लाल साड़ी, माथे पर बिंदिया और गले में पुराना हार, जो दादी माँ ने सावित्री की निशानी के तौर पर दिया था। विक्रम, मुझे डर लग रहा है। अगर ये योजना नाकाम रही तो क्या होगा? माया, मैं वादा करता हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो। जैसे ही माया पेड़ के पास पहुंची, हवा में एक भयानक चीख गूंजी। ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। उसका शरीर अब पहले से ज्यादा भयावह था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसके पंजों से काला गाढ़ा तरल टपक रहा था। सावित्री, आखिर तू मेरे पास आ ही गई। अब तू मेरी है हमेशा के लिए। आजा, आजा मेरे पास। मैं तुम्हारी सावित्री नहीं, तुम अंधे हो जो मृतकों को जीवित समझते हो। रुक जा कर्म, सावित्री अब इस दुनिया में नहीं। तेरा भ्रम आज खत्म होगा। ब्रह्म राक्षस क्रोध में गरजा और विक्रम पर झपटा। उसके पंजे विक्रम के कंधों को चीर गए और खून की धारा बहने लगी। रवि ने डरते हुए हवन कुंड में आग जलाई और कालदास ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। रवि ने हिम्मत बटोरी और जड़ों को खोदना शुरू कर दिया। मिट्टी के नीचे कर्म की हड्डियां मिली, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें छुआ, पेड़ की शाखाएं जीवित हो उठी और रवि को जकड़ने लगी। बाबा, जल्दी कीजिए, ये शाखाएं मुझे निकल लेंगी। धैर्य रखो रवि, मंत्र पूरा होने दे। हड्डियों को आग में डाल अभी। माया ने हिम्मत दिखाई और सावित्री का हार ब्रह्म राक्षस की ओर फेंक दिया। हार को देखकर वो एक पल के लिए ठिठक गया, जैसे सावित्री की याद में खो गया हो। उसी पल विक्रम ने हड्डियां हवन कुंड में डाल दी। आग ने हड्डियों को निकल लिया और एक तीव्र चीख हवा में गूंजी। ब्रह्म राक्षस का साया जलने लगा। उसकी आंखों में कर्म की पुरानी छवि झलकी। ये क्या हो रहा है? सावित्री, सावित्री। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। वो धुंध में विलीन हो गया। बरगद का पेड़ कांपने लगा। उसकी जड़ें जमीन से उखड़ने लगी। एक जोरदार धमाके के साथ पेड़ जमीन में धंस गया और एक तीव्र रोशनी हवन कुंड से फूटी। गांव में सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार वो शांति का सन्नाटा था। अगली सुबह गांव वाले बरगद की जगह देखने आए। वहां अब सिर्फ एक खाली मैदान था, मानो वहां पर कुछ कभी रहा ही ना हो। तुमने गांव को बचा लिया विक्रम। करम की आत्मा अब मुक्त है। मेरी बहन सावित्री की आत्मा को भी शांति मिली होगी। विक्रम, तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली। मैं बस इतना चाहता था कि तुम और मेरा परिवार सुरक्षित रहे। लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को उस मैदान में अब भी हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। एक रात को विक्रम को फिर से एक डरावना सपना आया। उसने देखा कि मैदान में एक नया बरगद का पौधा उग रहा है और उसकी जड़ों से फिर खून टपक रहा है। वो सपने से जागा, लेकिन उसकी खिड़की पर एक काला साया खड़ा था, जो धीरे धीरे गायब हो गया। क्या ब्रह्म राक्षस सचमुच खत्म हो चुका था, या उसकी शक्ति अभी भी कहीं छिपी हुई थी? गांव का भविष्य अब भी अनिश्चित था।